बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवाब नौरोज़ खान और उनके साथियों को पहाड़ों से नीचे उतारने के लिए अब क्या तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, ब्रिगेडियर रियाज हुसैन जो उस वक्त ऑपरेशन के कमांडर थे, उस वक्त जो मसाइल थे उस पर मुज़ाकरात के ज़रिए जोर देते हुए ये वादा किया कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ कामयाब मुज़ाकरात और समझौते के नतीजे में सोराब और लजबेला की एक नई रियासत को तश्कील देते हुए नवाब नौरोज़ के अंडर में दिया जाएगा और इनकी हैसियत एक बाइख्तियार हाकिम यानी नवाब ऑफ मकरान के नाम पर होगी और मकामी इंतज़ामिया और रियासती उमूर सब इनके मातहत होंगे। मगर दोस्तों, जवाब में नवाब नौरोज़ ने लिखा, मैं बलोची रस्म व रिवाज का सौदा हरगिज़ नहीं करूँगा। ये हमारी सरजमीन है जिसके टुकड़े करने के मैं हक में नहीं हूँ। अब नवाब नौरोज़ ने कहा कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है तो वो अपनी फ़ौजों को वापस बुला ले और खान ऑफ कल्लात को फौरी तौर पर रिहा करे। हथियार डालने के लिए नवाब की शर्त यह थी कि अगर खान ऑफ कल्लात खुद आकर कहें तो वो हथियार डालने के लिए तैयार हैं। अब हुकूमत की पेशकश के बावजूद नवाब नौरोज़ खान इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए, तो एक जिरगा नवाब के पास भेज दिया गया और कुरान पाक को बतौर जामिन रख कर भेजा गया कि वो इसकी ज़मानत पर पहाड़ों से नीचे उतर आए। जब नवाब और उनके साथी पहाड़ों से नीचे उतरे तो उन्होंने कुरान पाक को चूमा और कहा कि हम इसका सदका उतारेंगे मगर हथियार नहीं डालेंगे। अब सरकारी वक्त मुसलसल कुरान पाक का इनको वास्ता देकर यकीन दिलाता रहा कि हुकूमत अपने वादे पर कायम है। तो नवाब और बलोचों ने यह कहा कि अगर तुम कुरान पाक को जामिन बना रहे हो तो इससे बढ़कर और क्या जमानत होगी। और ये बात करके जब वो लोग नीचे आए तो हुकूमत अपने वादे से मुकर गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें एक तकलीफ दे जगहों पर मुंतकिल कर दिया गया जो जापानियों को टॉर्चर करने के लिए अंग्रेज़ों ने बनाए थे। अब नवाब नौरोज़ और उनके साथियों समेत एक बड़ी तादाद में इन लोगों को कोयटा के कलई कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। बज़ाहिर तो ये एक छोटी सी जगह है, मगर जब नवाब नौरोज़ खान को लाया गया वहाँ पर तो उनके साथ 700 लोगों को रखा गया और ये मुसलसल 8 महीने तक कलई कैंप में रहे और टॉर्चर के बाद इनको सेंट्रल जेल मच में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इनको अपील का हक था। जबकि मीर गौस बदिंजो ने एक मारूफ कानूनदान A.K. बरोही को वकील किया, लेकिन मार्शल हुकाम ने आम अदालतों में अपील दाखिल नहीं होने दी। दोस्तों, A.K. बरोही जब बेबस हो गए तो उन्होंने मशवरा दिया कि जो सज़ा याफ्तागान हैं उनके घर वाले ये अपील दायर करें। अब उन्होंने नवाब और उनके साथियों से मशवरा लिए बगैर मार्शल हुकाम के नाम पर रहम की अपील दायर की थी। जब नवाब को इल्म हुआ तो नवाब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अपनी ख़वातीन को हरगिज़ रहम की अपील करने नहीं देंगे। अब फौजी अदालत ने नवाब नौरोज़ खान को बड़ी उम्र की वजह से उम्र कैद और उनके बेटे और साथियों समेत सजाए मौत की सज़ा सुनाई और तमाम कैदियों को सखर जेल मुंतकिल कर दिया गया। दोस्तों, शाह मोहम्मद मरी ने बताया कि बलोच और पश्तून जमा जो लाशों को लेने के लिए गए, उन्होंने बताया कि नवाब नौरोज़ खान बड़े इत्मीनान और बहुत एतमाद के साथ जेल से बाहर आए। दोस्तों, जब जनाजों को लाइन से रखा गया तो उस वक्त बलोच, सिविलियन और फौजी हुकाम सारे मौजूद थे। जेल सुपरिटेंडेंट जब नवाब नौरोज़ के पास ताज़ियत के लिए आए और कहा कि आपके बेटे और साथियों को फांसी हुई है, तो नवाब नौरोज़ खान फांसी पाने वाले बेटे खान के पास जब आए तो उन्होंने अपने बेटे के चेहरे पे हाथ फेरते हुए उसकी मूँछों को ऊपर किया, यानी कि ताव दिया, और ये कहा कि बेटे खान ही नहीं, ये सब मेरे बेटे हैं, ये मरे नहीं बल्कि आज इनकी शादी हुई है। मरे तो वो लोग हैं जिन्होंने कुरान पाक पर फैसला करने के बाद इनके साथ धोखा किया। दोस्तों, नवाब नौरोज़ खान अपने बेटे समेत 7 अफराद के फांसी लगने के 5 साल के बाद नवाब नौरोज़ खान 25 दिसंबर 1965 को हैदराबाद जेल में इंतकाल कर गए। अब वफात पाने के बाद इनके जनाजे को भी कल्लात के फांसी पाने वाले जो 7 अफराद थे उनके साथ दफन कर दिया गया। अब उन्होंने हैदराबाद जेल में माफ़ी की जो पेशकश थी उसको भी मुस्तरद कर दिया था। दोस्तों, आप जानते हैं कि फांसी पाने वाले 7 लोग कौन थे। दोस्तों, 15 जुलाई 1960 को जिनको फांसी दी गई उनमें नवाब नौरोज़ खान के बेटे खान, बहावल खान, मस्ती खान, गुलाम रसूल, सफजल खान, जमाल खान और वली मोहम्मद शामिल थे और इन तमाम लोगों का ताल्लुक बलोचों के मशहूर कबीले जहरी से था। बेटे खान जरगजई सन 1935 को ज़िला खुजदार के इलाके जहरी में नवाब नौरोज़ खान के घर में पैदा हुए और उन्होंने सिर्फ 6ठी जमात तक ही तालीम हासिल की थी। वो शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था। जेल में सिंध से आने वाले मुलाकातियों ने बेटे खान से कहा कि हमें अफसोस है कि आपको 2 दिन के बाद फांसी दे दी जाएगी। तो बेटे खान ने कहा कि हम मौत और ख़तरात से डरने वाले नहीं, हमें आला मकसद के लिए जिद्दोजहद करना और कुर्बानी देना
आता है और तारीख इस बात की गवाह है। और फांसी पाने वाले दूसरे शख्स बहावल खान सन 1930 में जिला खुजार के इलाके बुलबुल जहरी में पैदा हुए और इनको 30 साल की उम्र में फांसी दी गई। और तीसरे शख्स मस्ती खान सन 1915 में जिला खुजार की तहसील मनाजी में पैदा हुए। दोस्तों वो अपने इलाके में ज़मींदारी करते थे और वो शादीशुदा थे। अब 45 साल की उम्र में उन्होंने और लोगों की तरह जिद्दोजहद करने के लिए पहाड़ों का रुख किया। अब गंदावा में चंद अमरीकी पाकिस्तानी हुकाम के साथ सर्वे के लिए आए तो मस्ती खान ने इनका घेराव करके इनको पकड़ लिया, मगर बाद में मेहमान होने के नाते मस्ती खान ने ये कहकर छोड़ दिया कि बलोच गुलामी के खिलाफ बरसरे पैकार है और साथ में ये कहा कि ये जिद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस ज़मीन पर एक बलोच भी कायम है। सबसे अहम बात तो ये है दोस्तों कि मस्ती खान को जब फांसी देने से पहले वज़न के लिए ले जाया जा रहा था तो वो हंस पड़े। जब जेल के एक एहलकार ने उनसे उनके हंसने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि आज हमारी हड्डियां और बोटियां इस वतन की अजमत के लिए तुल रही हैं। चौथे शख्स फांसी पाने वाले सफजल खान जहरी जिला खुजार के इलाके जहरी में सन 1928 में पैदा हुए। पेशे से वो भी जमींदार थे और 32 साल की उम्र में फांसी से कबल 14 माह तक कलई कैंप और सखर जेल में कैद तनाही काटते रहे। फांसी पर चढ़ने वाले पांचवें शख्स जमाल खान जहरी थे। ये खुजदार के गरीब इलाके बासुई मौला में पैदा हुए और दोस्तों पेशे से ये भी ज़मींदार थे और शादीशुदा थे और इनके 2 बेटे भी थे। जब इनको तख्तेदार पर लटकाया गया तो इनकी उम्र 45 साल के करीब थी। दोस्तों छठे वली मोहम्मद खान जो ज़िला खुजदार के कज़न जई जहरी में 1925 में पैदा हुए। वो एक आम काश्तकार थे और कम आमदनी में अपना गुजारा करते थे। वली मोहम्मद को जब फांसी दी गई तो उस वक्त उनकी उम्र 35 साल के करीब थी। दोस्तों 7वें नंबर पे गुलाम रसूल निचारी जो 1920 में जिला कल्लात के इलाके मोहम्मद तावा में पैदा हुए। वो हाफिज कुरान थे और वो कल्लात के इलाके में ही काश्तकारी करते थे। जब गली कूचों में एक हू का आलम था, एक सन्नाटा सा था, तो उस वक्त गुलाम रसूल अपनी पुरानी गन को लेकर जिला खुजार के इलाके जहरी घाट में जिद्दोजहद करने वालों के साथ जा मिले और ये 19 मई 1958 को गिरफ्तार हुए। 15 जुलाई 1960 को 40 साल की उम्र में इनको सेंट्रल जेल सखर में फांसी दी गई। दोस्तों फांसी के बाद हुकूमत ने बलूचिस्तान के बजाय सिंध में लाशों को दफन करने पर ज्यादा जोर क्यों दिया? अब फांसी पाने वाले करीबी रिश्तेदार जरगजई को जिला मस्तूम के डिप्टी कमिश्नर ने यह इतला दी कि 15 जुलाई को इन लोगों को फांसी दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आप लाशों को हैदराबाद में ही दफन करें, क्योंकि अगर लाशों को बलूचिस्तान ले जाएंगे तो वहां ले जाने के बाद कोई भी मसला पैदा हो सकता है। दोस्तों गौहर खान जरगजई के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इस खबर पर हैदराबाद के लिए रवाना हुए और दूसरे लोगों को भी अपने साथ लेकर सीधे सेंट्रल जेल पहुंचे। अब फांसी के बाद एहतजाज के हवाले से लाशों को बलूचिस्तान की सरजमीन पे नहीं ले जाने दिया जा रहा था, लेकिन तालपुर खानदान की आवाम की मदाखलत की बिना पर लाशों को बलूचिस्तान के हवाले किया गया। दोस्तों गौहर खान जरगजई के मुताबिक जब ये जनाजे बलूचिस्तान पहुंचे तो बलूचिस्तान की आवाम ने पुरतपाक इन लाशों का इस्तकबाल किया। तदफीन के बाद इन लोगों को कल्लात लाया गया जहां शाही कब्रिस्तान में इनकी तदफीन की गई और इन अफराद की जिनको फांसी दी गई थी इन लोगों की कब्रों पर गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड का तवील अरसे तक भरपूर पहरा रहा। दोस्तों ये तो थी हमारे उन लोगों की कहानी जिन्होंने इस मुल्क से बेइंतहा प्यार किया, लेकिन साथ में बस मैं ये एक बात कहना चाहूँगा, क्या आज भी हमारा मुल्क उस दोराहे पे नहीं खड़ा हुआ? या आज भी क्या हमारे मुल्क में लोगों के साथ झूठ नहीं बोला जाता? क्या आज भी हमारे मुल्क में इसी तरह की सियासत चल रही है जैसे कि इस कहानी में कि कुरान पाक पे हाथ रखे झूठी कसम दिलाई गई और बाद में मुकर गए? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।